नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो आज संसद का फॉर्मल पहला दिन है। राहुल गांधी जी का आज पहला दिन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन के वो काम कर रहे हैं। और मैं अगर आपको मैं नीचे लिंक लगा दे रहा हूँ। 10-12-15 दिन पहले एक मैंने वीडियो किया था और उस समय भी मुझे ऐसा लगा था कि राहुल गांधी का लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद पे रहना ओवरऑल देश की डेमोक्रेसी के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए ठीक रहेगा। आज थोड़ी सी बात दो चीजों की कर ली जाए। एक तो स्पीकर का चुनाव हुआ और ओम बिरला जी फिर से स्पीकर हो गए, उस पर भी चर्चा करेंगे। आज हाउस में सारे लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन पहले मैं बात राहुल गांधी की करूंगा। राहुल गांधी का जो लीडर ऑफ अपोजिशन पद पे आने की बात हुई है, उससे मुझे लगता है कि 2-3-4 चीजें एक साथ हो रही हैं, वो साइमल्टेनियसली चल रही है। पहला, कांग्रेस पे क्या फर्क पड़ेगा, राहुल गांधी अगर कांग्रेस पार्टी का उससे क्या फायदा है। दूसरा, इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस का उससे क्या फायदा है। और तीसरा, बीजेपी या सरकार को उससे क्या दिक्कत है। तो पहली बात कर लें कांग्रेस की। कांग्रेस की सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि राहुल गांधी को अगर आप देखते थे तो खड़गे जी के पीछे पीछे रहते थे, खड़गे जी को आगे करके सारे काम करते थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक लोकल स्टैंडिंग की बात होती थी। बड़े लीडर हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, अकेले बूते पे पार्टी को फिर से पुनर्जीवित किए हैं। कुछ कुछ उस तरह का रोल, जैसे एक बार पार्टी खत्म हो रही थी तो सोनिया गांधी आई थी और उन्होंने पार्टी की कमान संभाल के सरकार बनवाई थी 2004 में। राहुल गांधी कुछ उस रोल में आए, पार्टी के काफी बुरे दिन से अकेले अपने दम पे यहां तक खींच के ले आए हैं। तो एक तो उनका मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक अथॉरिटी चाहिए थी। अध्यक्ष खड़गे जी से अच्छा कोई नहीं हो सकता है इस प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में कांग्रेस के लिए, लेकिन साथ में एक अगर पद आ गया है तो राहुल गांधी भी उसके लिए उपयुक्त रहेंगे। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोगों को रहता था कि भाई ये राहुल गांधी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, वो तो केवल पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, तो ये चीज भी प्रूव हो जाएगी कि राहुल गांधी अब फुल टाइम पॉलिटिशियन है। और पिछले कुछ दिनों से हमने देख भी लिया कि राहुल गांधी जिस तरह की बात करते हैं, जिस तरह की चर्चा करते हैं, उसमें कहीं ये नहीं लगता है कि राहुल गांधी इसको पास साइन की तरफ से देख रहे हैं। मुझे एक चीज और लगती है कि कुछ लोगों का ये मानना था कि अगर वो लीडर ऑफ अपोजिशन की जिम्मेदारी लेते हैं तो फिर उनका जो कनेक्ट है, वो जो घूमते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, वक्तव्य देते हैं, उस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो रोजमर्रा की चीजों में फंसेंगे। देखिए, ये पावर पॉलिटिक्स में है। राहुल गांधी कोई सन्यासी नहीं है, राहुल गांधी कोई एक्टिविस्ट नहीं है, वो एक फुल टाइम पावर पॉलिटिक्स के पॉलिटिशियन है। तो ये जो कार्य होते हैं, चाहे संगठन का हो, चाहे ऑफिस का हो, चाहे, ये भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर ड्यूटी है। कोई ये कहे कि प्रधानमंत्री जो है, भाई प्रधानमंत्री आदमी को इसलिए नहीं बनना चाहिए क्योंकि फिर वो भी एक काम है उसका। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी किसी भी विपक्ष के राजनेता के लिए एक उसका काम है और उसको अच्छे से चलाना भी है। मैं एक चीज और इसलिए कह दूंगा कि थोड़ा लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो पिछला लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जो अधीर रंजन जी थे, उन्होंने शायद उसको उतनी शिद्दत के साथ उस लीडर ऑफ ऑपोजिशन को नहीं चला पाए थे। उसका एक कारण भी था, क्योंकि बीजेपी हरदम ये बताती थी कि ये तो हमारे कृपा पे है, क्योंकि टेक्निकली 55 सदस्य थे नहीं, 1/10 अगर आप हो तभी आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन का आपको ऑफिशियली हक मिलता है। तो वो 52 सीट जीत के आए थे, तो ये था कि वो तो कृपा पे, बीजेपी की कृपा पे। लेकिन उससे ज्यादा शायद अधीर रंजन जी ने भी अपने को लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लेवल पे उठा के नहीं ले जा पाए। एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन का अहम रोल है, उस रोल को मैं कांग्रेस की बात कर चुका है, मैं इंडिया गठबंधन की बात भी करूंगा, लेकिन चूंकि बात है इसलिए मैं बता दूं, सरकार का पार्ट एंड पार्सल, खास करके संसदीय जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय लोकतंत्र है, उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का एक अहम रोल है। अपॉइंटमेंट्स हो, चाहे संसद कैसे चलेगी, क्या बिजनेस किया जाएगा, उसका एक रोल है। और अगर सरकार अच्छे से चल रहा है, जैसा मोदी जी कहते हैं देश हित में सरकार को चलाना है, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की अनदेखी नहीं की जा सकती है।
दूसरी बात थोड़ी इंडिया गठबंधन की कर लें। इंडिया गठबंधन में पहली चीज ये है कि जब आप अगर याद करिए, जब इंडिया गठबंधन शुरू हुआ था, मैं बात कर रहा हूं 2022 अगस्त 2022 की, उसके बाद नीतीश जी उसमें काम करते रहे, फिर 2023 में वो फॉर्मलाइज हुआ। राहुल गांधी की लीडरशिप को एक्सेप्ट करने में कुछ लोगों का, आज की तारीख में उस नाम को क्या लें, आज ऐसा दिन नहीं है कि वो आपस के मनमुटाव की बात करें, लेकिन कई लोगों में संशय था, कुछ एक क्वेश्चन मार्क था, खुले दिन से नहीं था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आता गया और जैसे जैसे ये समझ में आता गया कि राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो जिसके साथ जनता खड़ी है, जिसको जनता के साथ जिसका कनेक्ट हो गया है, और वो इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, अगर आपके यहाँ आ रहा है तो वो आपकी पार्टी का भी भला कर रहा है, तब उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ती गई। इंडिया गठबंधन में फिर यह हुआ था, अगर आपको याद हो, कि भाई इसका कन्वीनर कौन बनेगा। कुछ लोगों का कहना था कि भाई नीतीश जी को बना ही देना चाहिए था, वो इसीलिए गुस्सा होकर चले गए, इत्यादि इत्यादि। अब आज की तारीख में क्या आपको कोई डाउट है कि इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा नेता कौन है? इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, और उसको एक ऑफिशियल पोजीशन भी मिल गई है। अब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो लीडर ऑफ कांग्रेस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो उनको ऑपोजिशन पार्टीज को साथ लेके कैसे चलना है, उनके बीच कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, किसको क्या टाइम, वो भी उनकी जिम्मेदारी रहेगी। तो मेरे ख्याल में इंडिया गठबंधन के लिए एक ऐसा व्यक्ति जो सुलझा हुआ है, जो संस्कारी है, जो अपने आपके साथ खुले मन से बात करने को तैयार है, साफ साफ बात करने को तैयार है, घुमा फिरा के डिप्लोमेसी में ज्यादा जाता है, ऐसे व्यक्ति के साथ शायद इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। इसमें मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं लगती है। अब थोड़ी देर बात कर ली जाए कि इसका फॉलोआउट बीजेपी पे क्या होगा। तो सबसे बड़ा फॉलोआउट जो बीजेपी का सामने मुझे दिखाई दे रहा है कि मोदी जी के लिए बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन होगी। The person who is the most affected by this leader of opposition, Rahul Gandhi, is going to be Mr. Narendra Modi. उसका कारण क्या है कि मोदी जी का कोई एक ही चीज आती है, मोदी जी को केवल राहुल गांधी को डिमीन करना, पप्पू बोलना, अकल नहीं है ये कहना, और ये अपने तमाम भाषणों में वो कहते थे। आज मोदी जी उस व्यक्ति को जिसने आपने पिछले 10 साल से बिना रुके, बिना कॉमा फुल स्टॉप के गाली दी, वो न केवल आपके सामने आके खड़ा हो गया है, वो अब आपसे प्रश्न पूछेगा, और मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी के पास बहुत से प्रश्नों के जवाब होंगे। मेरी दो चीजें हैं। मुझे एक चीज, मेरा बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी वैसे भी बहुत संसद के में आने के में विश्वास नहीं रखते हैं, अब तो वो और लापता हो जाएंगे। अब संसद में मोदी जी, अगर राहुल गांधी हैं तो मोदी जी असहज होंगे, वो वहां बैठेंगे नहीं। दूसरा, मुझे एक और चीज लगती है कि थोड़ा मोदी जी की, राहुल गांधी अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गए तो मोदी जी की बेबसी भी दिखाई देती है। ये बेबस प्रधानमंत्री है, मजबूर था, मजबूत प्रधानमंत्री, फिर मजबूर प्रधानमंत्री, अब बेबस प्रधानमंत्री। क्योंकि राहुल गांधी की बहुत सी बातों का जवाब नहीं है। एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होके बीजेपी के लिए एक बड़ा सिरदर्द क्या होने जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा, और खास करके भारत जोड़ो यात्रा के बाद, कि जो देश का एजेंडा है वो विपक्ष, इंडिया गठबंधन और खास करके राहुल गांधी उसको सेट करने में काफी हद तक कामयाब रहे। जो उनका मैनिफेस्टो था, न्याय पत्र, जो उनका अदरवाइज वो जिन इश्यूज को उठा रहे थे, वो इश्यूज बिल्कुल चिपक गए। आज भी ये देखा गया कि जब पार्लियामेंट में आज शपथ अपत तो हो गई है, आज जब स्पीकर साहब आए तो घूम फिर के सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। स्पीकर साहब को बार बार याद दिला रहे थे अलग अलग वक्ता कि साहब कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी रक्षा करना है, आपका प्रमुख काम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना है। और मोदी जी के लिए तो, और बीजेपी के नेताओं के लिए तो, जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है वो लगता है कि कोई ऐसी किताब है जिसको देखते ही उनका तो मतलब उन लोगों को गुस्सा ही आता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को आप क्या कहेंगे वो, लेकिन एक बड़ी चिढ़ का कारण पूरे बीजेपी के लिए रहेगा। मैं एक चीज और जरा ऑन अ सीरियस नोट, मैं अभी कहीं था तो मैंने वहां पे भी पूछा, मैं आप दर्शकों से भी पूछना चाहूंगा, अगर आपका हो तो कमेंट पे करके बताइए। मोदी जी ने पूरी पुरानी कैबिनेट और पुराने लोगों को रिटेन किया है। बिरला जी स्पीकर बने हैं, जयशंकर जी विदेश मंत्री बने हैं, राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर बने हैं,
अमित शाह साहब होम मिनिस्टर बने हैं, निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस, सबके विभाग जैसे थे वैसे ही। एक विभाग जो गांधी परिवार गाली विभाग था, कि गांधी परिवार को गाली देने का विभाग, और खास करके राहुल गांधी को गाली देने का विभाग, उसकी मंत्री जी चुनाव हार गई। वो विभाग आप किसको देंगे? क्योंकि वो भी एक बहुत ज्यादा वहां पे क्लेमेंट नहीं, कुछ लोग कह रहे थे कि अलग अलग नाम ले रहे थे, और जो हमारा जो कैबिनेट की संरचना होती है उसमें होता है कि जो विभाग किसी के पास नहीं है वो विभाग प्रधानमंत्री के पास रहता है। तो मुझे लगता है कि मतलब वो क्वालिफाइड भी है, गाली तो खूब देते हैं, चाहे मतलब जर्सी गाय हो चाहे पप्पू हो, ये सब गाली उनकी दी हुई है। तो वो विभाग मुझे नहीं लगता है कि वो किसी और को देंगे, वो विभाग खुद ही रखेंगे। अब कितनी गाली दे पाएंगे कितना गाली नहीं दे पाएंगे देखने वाली जगह होगी, क्योंकि गाली देने वाली जो मंत्री थी राहुल, मतलब खास करके गांधी परिवार को, वो तो बाहर हो गई। अब थोड़ा हम लोग बात कर ले स्पीकर की बात। ओम बिरला जी को मेरे हिसाब से मोदी जी ने जो लगातार गलतियां करते आ रहे हैं, लगातार, और खास करके जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है तब से उन्होंने केवल गलती और गलती की। 400 पार, मोदी जी ने कम से कम 50 सीटें, इससे कम नहीं, बीजेपी ने कम से कम 50 सीटें लूज की हैं 400 पार के नारे की वजह से। फिर क्या मंगलसूत्र खोल के ले जाएंगे, भैंस खोल के ले जाएंगे, इससे मोदी जी ने सीटों से ज्यादा जो मार्जिन थी, कहां 5 लाख से मोदी जी जीतते थे, अब 1.5 लाख पे आ गए। उत्तर प्रदेश की 33 सीटें ऐसी हैं जहां पे 50,000 से कम पे जीत हार हुई है। तो मोदी जी ने इन मार्जिन को कम करने का इन सब भाषण दे के हुआ है। एक और बात, मोदी गारंटी अब ये मान लिया गया है कि वो चाइनीज गारंटी जैसी हो गई है। जैसे चाइना के सामान की आप अगर सामान लीजिए तो कहता है कि कोई गारंटी नहीं, उसी तरह से मोदी गारंटी का भी मतलब अब ये हो गया है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये जो बोल रहे हैं ये शाम तक उसको भूल भी जाएंगे, ये क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, क्या उसका मतलब है, जो टेलीप्रॉम्प्टर पे आ जाता है उसको बोल देते हैं, फिर खुद ही भूल जाते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, और जबकि वो सामने एविडेंस रहता है। तो स्पीकर वाले उसमें भी मोदी जी ने इसी तरह की एक भयंकर गलती की है। पहली चीज, इज्जत से कहना चाहिए था, अगर ऑपोजिशन ये मांग कर रहा था कि भाई सर्वसम्मति से स्पीकर होना चाहिए, स्पीकर आप चुनिए, डिप्टी स्पीकर हमें दे दीजिए, तो उसको देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। डिप्टी स्पीकर केवल एक पद ऐसा है जिसके पास कोई ताकत नहीं, तो दे देना चाहिए था। दूसरा जो मोदी जी के कहा था ना कि जैसे उनको अच्छा लगता है, उनको ये अच्छा लगता है कि अगर अल्पसंख्यकों को लोग गाली दें, उनको ये अच्छा लगता है। तो उसी तरह से उनको अच्छा लगता है कि जैसे जले पे नमक छिड़कने वाली बात। आप ये नहीं दे रहे थे, फिर आप ओम बिरला को फिर ले आए। ओम बिरला जी के बारे में पूरा देश देखा है कि ओम बिरला जी किस तरह से 17वीं लोकसभा चलाए थे। मुझे तो कभी कभी ये लगा, मेरे एक जमाने में मित्र से, अब तो नहीं कोई संपर्क है, लल्लन जी, लल्लन सिंह जब पार्लियामेंट में आज लोकसभा में कह रहे थे कि बिरला जी हमने देखा कि 17वीं लोकसभा में आपने संसद चलाने की जो ऊंचाइयां वो पार की, तो ये उनका मजाक उड़ा रहे थे कि ये सीरियस थे? क्योंकि कभी कभी किसी ऐसे व्यक्ति का जो जिसके पास कोई, मान ली कोई बदसूरत व्यक्ति, उसके आप बहुत है क्या सुंदर, अरे भैया आप तो फिर आदमी लगता है कि मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा है। तो मुझे तो लगा कि लल्लन सिंह जी का भाषण सुन लीजिएगा, आप लोग खुद ही देख ले, अवेलेबल है, वो मजाक तो नहीं उड़ा रहे थे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि स्पीकर के चुनाव में एक तरफ मोदी जी का जिसको कहते हैं हट कि बनाना इन्हीं को है, उससे उनका नुकसान हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप राजस्थान में ऐसे ही आप सीटें हार के आए हैं, आपने वहां पे फिर से ओम बिरला जी को बना के क्या आप हासिल करेंगे ये नहीं समझ में आ रहा है। ये बात मैं इस बात को मैं रेखांकित इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप उनकी जगह किसी और को बनाए होते तो शायद ऑपोजिशन में भी आप सर्वसम्मति से इस निर्णय को कराते। लेकिन राहुल गांधी का एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो पहला एक्शन मुझे ठीक लगा, जब आज ओम बिरला जी का नॉमिनेशन हो गया, फिर 2 लोगों ने प्रपोज किया के सुरेश जी का,
और उसको वहीं पे ड्रॉप कर दिया। उसके बाद उन्होंने प्रेस नहीं किया कि इस पे डिवीजन होगा, इस पे हाथ उठाइए और इस पे वोट दीजिए। सांकेतिक था, ये दर्ज करना जरूरी था कि हमारा विरोध है इसमें कहीं कोई नया नहीं होने वाला था कि इस पे सरकार गिर जाएगी या इस पे ऑपोजिशन का कैंडिडेट जीत जाएगा। ये बिल्कुल पता था कि वो तो जो भाई एनडीए का कैंडिडेट है वही जीतेगा। लेकिन एक चीज और हो गई है, मुझे ऐसा लगता है कि बिरला जी को स्पीकर बना के कि थोड़ा का मतलब जिसको कहते हैं ना, थोड़ा अलर्ट चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी को भी हो गए होंगे या होना पड़ेगा। क्योंकि एक बात उसके साथ लगातार जोड़ी जा रही है कि स्पीकर इसलिए बनाना है क्योंकि दूसरी पार्टी को तोड़ना है, स्पीकर इसलिए बनाना है कि दूसरी पार्टी को तोड़ना है। और बीजेपी का जो पुराना इतिहास रहा है कि जो उसके साथ पार्टी गई है उस पार्टी को उन्होंने खत्म कर दिया है, उस लिहाज से उनके पास तेलुगु देशम, जनता दल यू, लोक जनशक्ति पार्टी, ये तीन पार्टी रेडिली अवेलेबल हैं जिनको तोड़ के उनको अपने में समाहित कर लेने का में ऑपरेशन कमल या जो भी वो बोलते हैं ऑपरेशन लोटस वो काम आएगा। चलते चलते फिर से एक बार कि जिस तरह का आज ओम बिरला जी स्पीकर के आसन पर बैठ गए और उसके बाद साफ शब्दों में, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे टीआर बालू हो, चाहे मतलब टीएमसी के नेता हो, सबने उनसे साफ साफ कहा है ये वो ऑपोजिशन नहीं है जो आप 17वीं लोकसभा में आपने किया था, ये वो ऑपोजिशन नहीं है कि आप सत्ता पक्ष को खुली छूट दे रखे थे। ये ऑपोजिशन इस बार अपने हक और जनता के हक को की बात करने यहाँ पे आया है। उम्मीद है कि ओम बिरला जी भी कुछ ये समझेंगे कि अब वो 303 वाले स्पीकर नहीं है, 303 सीट की बीजेपी वाले स्पीकर नहीं है, 240 सीट की बीजेपी वाले स्पीकर हैं जिसकी सरकार दो बैसाखियों के सहारे चल रही है। तो शायद इस बार उम्मीद यही करनी चाहिए और की जानी चाहिए कि ओम बिरला जी थोड़ा पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं अपनाएंगे, न्यायप्रिय ढंग से बिना पक्षपात के इस संसद को चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।